इसके अंदर अपने 6 पार्ट पढ़े थे। आज हम सॉल्यूशन का 7वां पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम वेपर प्रेशर या वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले वेपर प्रेशर या वाष्प दाब जो है वो क्या होता है। वाष्प दाब या वेपर प्रेशर जो है वो किसी भी विलयन जो होता है, किसी भी विलयन उसकी सतह के ऊपर वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, जो प्रेशर लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। यानी कोई भी सॉल्यूशन है उसकी जो सरफेस है, सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर वाष्प के द्वारा या वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर या वाष्प दाब कहते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन को हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं, किसी सॉल्यूशन को हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं, तो उस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर। यानी कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसको अगर हम क्या रखते हैं, किसी कंटेनर में भरकर रखते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो ये जो लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनके एक दूसरे के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ऐसे पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो टोटल जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे की ओर गति करेंगे। लेकिन जो सबसे लास्ट वाले जो पार्टिकल्स हैं उसके नीचे की ओर क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, ऊपर की ओर इसके कोई भी पार्टिकल्स नहीं है। तो देखो, जब हम किसी भी सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं और वो सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है। फिर भी ये जो सॉल्यूशन होता है उसके कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो वेपर के फॉर्म में इससे क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। कुछ पार्टिकल्स इसके ऐसे होते हैं जो वेपर के फॉर्म में इस सॉल्यूशन से क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं बाहर निकल के कहाँ पे आ जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं। वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल के कहाँ पे आ जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं। अब जब ये ऊपर की ओर आते हैं तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या लगाते हैं, ना प्रेशर लगाते हैं। ये जो पार्टिकल्स है, ये जो सॉल्यूशन की जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या लगाएंगे, अपना प्रेशर लगाएंगे। और उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। जैसे वेपर है, क्या होती है, गैस की अवस्था ही होती है, लेकिन गैस को हम किसे बोलते हैं, जो रूम टेम्परेचर के ऊपर वो गैस की स्टेट में रहते हैं, जिसके रूम टेम्परेचर से जिसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। लेकिन वेपर भी एक तरह की क्या होती है, गैस ही होती है। लेकिन वेपर किसको बोलेंगे, या वाष्प जो होता है वो किसको बोलते हैं, कोई सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर पर अगर किसमें रहता है, लिक्विड में, कौन सी स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन उसके पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, वाष्पित होते रहते हैं। उसी वाष्प को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं या वाष्प बोलते हैं। यानी वो गैस के फॉर्म में क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। और जो उसकी प्रोसेस होती है उसको वेपराइजेशन या वाष्प उत्सर्जन बोला जाता है। तो इस जो वेपर्स जो होती है उसके द्वारा, वेपर्स के द्वारा या वेपर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके द्वारा जो सॉल्यूशन होता है, लिक्विड जो होता है, उसकी सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर्स के पार्टिकल्स के द्वारा लिक्विड की जो सरफेस है उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब देखो, वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशन और कोई सॉलिड का जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे सॉलिड जो होता है, एकदम प्योर जो सॉलिड होता है, उसके अंदर कोई वेपर नहीं बनती और उसका कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन वेपर प्रेशर जो लगता है वो किसके ऊपर लगता है, केवल जो लिक्विड होता है उसकी सरफेस के ऊपर ही इसका प्रेशर लगता है। तो एक हम सॉल्यूशन की बात करें जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो,
लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो। तो अगर हम बात करें फर्स्ट बात करें वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है वो दोनों ही क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। यह हम कह सकते हैं द्रव विलयन का वाष्प दाब, द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो जो द्रव विलयन जो होता है उसका अगर वाष्प दाब देखें तो टोटल जो मिश्रण होता है उसका वाष्प दाब क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन होता है, कोई लिक्विड जो सॉल्यूशन होता है उसके सरफेस के द्वारा उसकी सरफेस के ऊपर क्या लगता है, जो वेपर प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं द्रव विलयन का वाष्प दाब। एक कंटेनर जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, दो लिक्विड लेते हैं, दो लिक्विड का एक क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे मान लो अपने ले लिया ये H2O और प्लस क्या ले लिया, एल्कोहल का मिश्रण ले लिया। ये भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, और ये भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, और इसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। आप देखो H2O जो होता है उसके अंदर भी क्या बनती है, वेपर बनती है, क्योंकि अगर एक H2O को जल है उसको अगर हम किसी भी कंटेनर में, एक गिलास में मान लो हम जल भर के रख दिया तो कुछ दिन बाद हम देखेंगे वो क्या होगा, गिलास के अंदर जो जल होता है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम। उसका मतलब जल का क्या हो गया, वहां से वेपराइजेशन हो गया, वाष्प उत्सर्जन हो गया। एल्कोहल है, इसके अंदर भी क्या होता है, इसका भी क्या हो जाता है, वेपराइजेशन होता रहता है। तो दोनों ही क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं धीरे धीरे। तो ये क्या सॉल्यूशन बना, ये कौन सा हो गया, यहाँ पे उसका लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, जिसका क्या आपने कहना है, वाष्प दाब। अब इसका जो वाष्प दाब होगा लिक्विड सॉल्यूशन का, ये वाष्प दाब, ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसकी मोल भिन्न है, उसके ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। द्रव विलयन का जो वाष्प दाब जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है उसके वाष्प दाब के ऊपर क्या होता है, निर्भर करता है। तो ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल्स, दोनों के पार्टिकल्स क्या होंगे, ऊपर वेपर के फॉर्म में मूव करेंगे या उत्सर्जित होंगे, और उत्सर्जित होंगे तो इस जो सरफेस है सॉल्यूशन की उसके ऊपर क्या लगाएंगे, अपना प्रेशर लगाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रव विलयन का वाष्प दाब। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कौन सी फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। और इसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है हमेशा। इसके अगर दो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही क्या बनती है, वेपर बनती है, या दोनों ही क्या होती है, वाष्पित होते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेपर। उसका जो सॉल्यूशन होता है उसका क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन होता रहता है, जिसे हम बोलेंगे द्रव विलयन का वाष्प दाब। और दूसरा आता है, तो इसके वाष्प दाब में कोई चेंजिंग नहीं आती। इसका जो वाष्प दाब होता है द्रव विलयन का, उसके अंदर किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आती है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा वेपर प्रेशर की बात करें तो किसके ऊपर लगता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ये हम कह सकते हैं ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब, ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो ठोस द्रव विलयन जो होता है
उसको कौन से विलियन को बोलेंगे जिसके अंदर एक तो कंपाउंड होता है वो ठोस स्टेट में होता है और एक कौन से होता है यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से एक सॉलिड स्टेट में होगा और एक कौन से होगा लिक्विड स्टेट में होगा। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपको पता है सॉलिड जो होता है उसकी वेपर नहीं बनती है, यानी सॉलिड जो होता है वो क्या होता है नॉन वेपरलाइट होता है। सॉलिड जो होता है वो कौन सा होता है नॉन वेपरलाइट होता है और लिक्विड जो होता है वो कैसा होता है वेपरलाइट होता है। तो नॉन वेपरलाइट या अवाष्पशील होने के कारण सॉलिड जो होता है वो अवाष्पशील होने के कारण अगर इस एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या लिया एक लिक्विड लिया, क्या लिया लिक्विड लिया और उसका जो वेपर प्रेशर है इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है मान लो अपने मान लिया इसका P है, इसका वेपर प्रेशर क्या है P है इसका, या इसका मान लिया सॉल्वेंट है तो इसको मान लिया इसका P नॉट है इसका लिक्विड का। अब इसके अंदर हमने क्या मिलाया सॉलिड मिला दिया, इसके अंदर क्या मिक्स कर दिए सॉलिड के पार्टिकल्स को मिक्स कर दिया और इसका क्या बन गया ये सॉल्यूशन बन गया। ये जो सॉल्यूशन बना क्योंकि सॉलिड का क्या होता है वाष्प उत्सर्जन नहीं होता, ये अवाष्पशील है। सॉलिड जो होता है वो क्या है अवाष्पशील है और अवाष्पशील होने के कारण इसका जो वाष्प दाब होगा टोटल सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा उसको क्या बोलेंगे हम P या वेपर प्रेशर इसका क्या है P। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट होता है उसका क्या है P नॉट। फिर यह ज्ञात करिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो क्या है P है। अब देखो इसके अंदर क्या आता है वाष्प दाब जो होता है या वेपर प्रेशर के अंदर क्या आती है कमी आई है, जो सॉल्यूशन बना उसके वाष्प दाब में क्या आई कमी आई है। तो ये जो वाष्प दाब में जो कमी आई है उसको हम क्या बोलेंगे जो कितनी कमी आई है वाष्प दाब में क्या आती है जो जितनी कमी आई है उसको कैसे याद करेंगे डेल्टा P, यानी कितना चेंजिंग आया है डेल्टा P इक्वल टू क्या आएगा P नॉट माइनस P। यानी सबसे पहले सॉल्वेंट था उसका वाष्प दाब ज्यादा था क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में था, उसके अंदर हमने सॉलिड मिला दिया, सॉलिड मिलाने के बाद में जो सॉल्यूशन बना उसका वाष्प दाब क्या होगा P, जो क्या हो जाता है सॉल्वेंट की तुलना में क्या हो जाता है लो हो जाता है या कम हो जाता है। और इनके अंदर दोनों में जो डिफरेंस होता है डेल्टा P इक्वल टू क्या आ गया P नॉट माइनस P हो जाता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो डेल्टा P है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर के अंदर क्या आ गई कमी आ गई। तो जो ठोस द्रव्य विलयन का जो वाष्प दाब जो होता है वो शुद्ध अवस्था में जो सॉल्यूट होता है उसके वाष्प दाब से क्या हो जाता है कम, यानी जो सॉल्वेंट होता है शुद्ध प्योर अवस्था स्टेज में जब था तब तो इसका वाष्प दाब क्या था P था यानी ज्यादा था P नॉट, और बाद में क्या हो गया इसका सॉल्यूशन बना उसका टोटल दाब क्या है P है, तो उसके अंदर चेंजिंग आ गई जिसको हम क्या बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या हम कह सकते हैं इसको वाष्प दाब, क्या कहेंगे वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब कमी। ये वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है डेल्टा P इक्वल टू P नॉट माइनस P, ये क्या होता है वाष्प दाब में अवनमन या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो जब किसी वाष्पशील जो द्रव्य होता है उसके अंदर हम कोई भी ठोस पदार्थ को अगर मिक्स करेंगे, वाष्पशील जो द्रव्य है उसके अंदर किसी भी ठोस पदार्थ को अगर हम मिक्स करते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आती है कमी आती है, और उस वाष्प दाब की जो कमी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। और ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा डेल्टा P इक्वल टू P नॉट माइनस P होगा। अब ये जो वेपर प्रेशर है यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है उसके सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है और जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसके जो रिलेशन होता है उस रिलेशन
के लिए राउल्ट नामक साइंटिस्ट था, उसने एक क्या दिया था, नियम दिया था, जिसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं? राउल्ट्स लॉ, या हम क्या बोलते हैं इसको, राउल्ट का नियम। क्या बोलेंगे इसको? राउल्ट्स का नियम बोलेंगे। देखो राउल्ट्स के नियम के अनुसार आपने अपने पढ़ा था कि अगर किसी लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को मिला दे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और लो होने के कारण क्या कारण था, क्योंकि जो सॉलिड था उसका कोई भी वाष्प दाब नहीं होता है और वो अवाष्पशील होने के कारण उसका क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और अगर किसी सॉल्यूशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दोनों ही क्या हो, लिक्विड फॉर्म में हो या दोनों ही क्या हो, जिनका जो दोनों ही क्या हो वाष्पशील हो, दोनों ही क्या हो वाष्पशील हो, तो उस सॉल्यूशन का वाष्प दाब जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितने भी कंपोनेंट्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उस कंपोनेंट्स के वाष्प दाब के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे अपने लिया H2O, तो आपको पता है H2O का वेपर प्रेशर कम होता है, और अपने लिया एल्कोहल, तो एल्कोहल का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जब हम इसको दोनों का क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, H2O की मात्रा और C2H5OH यानी एल्कोहल की जो मात्रा, एथेनॉल की जो मात्रा उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर H2O की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, इसका कम होता है देखो, और इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। अब अगर अपन दोनों को आपस में मिलाएंगे, दोनों का वेपर प्रेशर होता है लेकिन इसका तो क्या होता है, कम होता है, और इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। अब अगर हम दोनों को मिलाएंगे, मान लो अपने लिया 80 ग्राम तो क्या लिया, H2O लिया, और 20 ग्राम क्या लिया, एथेनॉल लिया। इन दोनों का क्या बनाया, अपने सॉल्यूशन बनाया 100 ग्राम। एक तो इसका वेपर प्रेशर देख ले, दूसरा आपने लिया 60 ग्राम तो क्या ले लिया, अपने H2O ले लिया, और 40 ग्राम अपने क्या ले लिया, एथेनॉल ले लिया, और इसका क्या बनाया, अपने एक सॉल्यूशन बनाया। तो देखो H2O जो होता है इसके अंदर H2O की मात्रा ज्यादा है जिसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। इसके अंदर एथेनॉल की मात्रा कम है जिसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो इसमें जो ज्यादा जिसका वेपर प्रेशर है वो इसके अंदर उसकी मात्रा क्या है, कम है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसकी मात्रा इसमें क्या है, कम है। लेकिन ये जो देखे सॉल्यूशन, तो इसके अंदर इसकी तुलना में एथेनॉल की मात्रा इसमें ज्यादा है, और एथेनॉल का वाष्प दाब क्या होता है, H2O की तुलना, ये भी 100 ग्राम है और ये भी क्या है 100 ग्राम है, लेकिन इसके अंदर जो वाष्पशील है उसकी मात्रा इसकी तुलना में ज्यादा है। ये तो जब से हमने 80 ग्राम और 20 ग्राम लिया है और एक 60 ग्राम और 40 ग्राम लिया है, तो 60 ग्राम और 40 ग्राम जो है सॉल्यूशन है उसके अंदर उसका जो वाष्प दाब है वो इसकी तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जो वाष्पशील घटक है, ज्यादा जो वाष्पशील घटक है उसकी क्वांटिटी क्या इसमें ज्यादा है, सॉरी कम है, और उसके अंदर क्या है, ज्यादा। तो जिसमें ज्यादा वाष्पशील वाला, जिसमें जितना ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जो सॉल्यूशन बना उसका जो वाष्प दाब है वो किसके ऊपर डिपेंड है, इन दोनों की जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उनके कंसंट्रेशन में। इसका वाष्प दाब अलग है, इसका वाष्प दाब है अलग है। ये कितना वाष्प दाब लगाता है और ये कितना वाष्प दाब लगाता है, उस दोनों वाष्प, जैसे मान लो इसको अपने A मान लिया, इसको क्या माना अपने B, तो जो सॉल्यूशन बना और इसका वाष्प दाब को अपने मान लिया PA और इसके वाष्प दाब को अपने क्या मान लिया, PB मान लिया। तो जो सॉल्यूशन बनता है, टोटल जो सॉल्यूशन बनता है उसका वाष्प दाब क्या होगा, P। तो ये P बराबर किसके होगा, PA प्लस PB के बराबर होता है। जो सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब P बराबर क्या होगा, PA प्लस PB के बराबर होता है। इसका जो वाष्प दाब और इसका जो वाष्प दाब उसके योग के बराबर टोटल सॉल्यूशन का क्या होता है, वाष्प दाब होता है। ये क्लियर है। अब देखो राउल्ट्स ने इसी के संदर्भ में क्या दिया था, ये नियम दिया था। तो अपने अभी पढ़ा था कि दो प्रकार के सॉल्यूशन है, एक तो द्रव सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन,
और एक अपने क्या पढ़ा था, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ा था। लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन जो है उसके अंदर लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन जो है उसके अंदर पर उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है, जिसको हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और लिक्विड जो सॉल्यूशन है उसका वाष्प दाब क्या होता है, दोनों के जो वाष्प दाब होगा उसके बराबर होगा। तो राउल्ट ने नियम दिया था, उसके दो नियम थे। फर्स्ट जो राउल्ट का नियम है वो है राउल्ट्स लॉ और Raoult's law for solution containing Raoult's law for solution containing volatile solute। देखो सबसे पहले जो राउल्ट का नियम था वो क्या था, वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए सॉल्यूट राउल्ट का नियम किसके लिए था, सबसे पहले नियम दिया था, एक तो नियम दिया था कौन सा, वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम था। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो किसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वोलेटाइल सॉल्यूट यानी वाष्पशील विलय प्रेजेंट है। तो वाष्पशील विलय इसका मतलब क्या हो गया, विलय तो पहले से वाष्पशील था और उसमें हमने क्या मिला दिया, एक वाष्पशील विलय और मिला दिया, तो जो सॉल्यूशन बना उसका वाष्प दाब क्या होगा, तो उसके बारे में राउल्ट ने बताया कि वाष्पशील विलययुक्त विलयन यानी ऐसा सॉल्यूशन जो किससे कंटेनिंग है, वोलेटाइल, जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसका वाष्प दाब जो होता है या वेपर प्रेशर जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो प्रत्येक कंपोनेंट्स होते हैं उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी हम कहते हैं कि जो वेपर प्रेशर जो होता है P, वेपर प्रेशर जो होता है वो P जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितने भी कंपोनेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसके मोल फ्रैक्शन के या मोल पिन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मोल पिन क्या होती है, x। अगर सॉल्वेंट की बात करें तो इसकी मोल पिन क्या होती है, x और सॉल्यूट की मोल पिन क्या होती है, x_b। तो देखो अगर हम जैसे दो घटक है इसके अंदर ये एक तो क्या लेते हैं, घटक A लेते हैं, तो A घटक A का जो वेपर प्रेशर होगा P, यानी टोटल जो सॉल्यूशन होता है उसके प्रत्येक जो घटक होते हैं उसका वाष्प दाब उनके मोल पिन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो P जो होता है उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके समानुपाती होगा, x_a के। Pa घटक है यानी एक तो अपने क्या लिया, इसमें सॉल्यूट लिया और प्लस क्या लिया, सॉल्वेंट। ये तो क्या A है कंपोनेंट्स और ये कंपोनेंट्स B है। कंपोनेंट्स A का जो वेपर प्रेशर है वो इसकी मोल फ्रैक्शन x_a के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और कंपोनेंट B जो है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, x_b के। और इसका जो प्रेशर है वो क्या होगा, Pa, और इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, और इसका जो मैंने उल्टा लिख दिया, ये तो क्या है अपने B है और ये क्या है, A है। फिर से समझना, ये तो क्या है B है और ये क्या है, A है। तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या है, x_b, और इसकी मोल फ्रैक्शन क्या है, x_a। इसका जो प्रेशर है वो क्या होगा, Pa, और इसका प्रेशर क्या होगा, Pb। क्योंकि सॉल्वेंट के लिए जो भी हम लिखते हैं वॉल्यूम, मात्रा वगैरह कुछ भी लिखते हैं उससे क्या लगा है, B। और सॉल्यूट के लिए A लगाते हैं और सॉल्यूट के लिए क्या लिखते हैं, B। तो देखो राउल्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है,
कि अगर किसी भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट जो होता है वो ऐसा हो, वाष्पशील हो या वोलेटाइल हो, तो उस सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब या वेपर प्रेशर होता है, प्रत्येक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, उनकी मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो P, और अगर यहाँ पे लिखे PA बराबर लिखे तो क्या हो गया PA नॉट XA। और दूसरा आता है घटक B के लिए। तो घटक B के लिए क्या हो सकता है, PB XB, या इसको लिख सकते हैं PB इक्वल टू PB नॉट XB। अब देखो ये तो क्या हो गया, वेपर प्रेशर हो गया किसका, ए कंपोनेंट्स का, और ये वेपर प्रेशर हो गया बी कंपोनेंट्स का। अब अगर देखते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो अब राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, P जो होता है वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB के, यानी राउल्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होता है वो PA प्लस PB, यानी सॉल्यूट का वाष्प दाब प्लस सॉल्वेंट का वाष्प दाब के क्या होता है, इक्वल होता है। सॉल्यूशन का वाष्प दाब दोनों का योग क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हम P इक्वल टू लिखते हैं, PA इक्वल टू लिखेंगे तो PA बराबर अपने पास क्या है, PA नॉट XA प्लस PB इक्वल टू क्या है अपने पास, PB नॉट XB। ये क्या आ गया अपने पास, टोटल सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब, अगर P बराबर क्या आ गया, PA नॉट XA और PB नॉट XB। अब देखो XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए अपन लिख सकते हैं XA जो होता है उसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XB, 1 माइनस XB। जैसे मान लो XB टोटल 1 है, XB अपने पास क्या आ गया, 0.4 आ गया, तो इस 0.4 ये क्या अपने पास XB है। अगर इसको 0.4 को 1 में से घटाएंगे तो जितना आएगा, जैसे मान लो 0.6 आ गया है, तो उसको वो क्या होगा, XA हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, XB जो होता है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, XA जो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस XB लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे तो P इक्वल टू हम ले लिख सकते हैं PA नॉट 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB, इसको ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए अपने पास क्या आ गया, P इक्वल टू PA नॉट 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB आ गया। इसको हम लिख सकते हैं P बराबर, यहाँ पे तो क्या रहेगा, PA नॉट, और इसको अगर मल्टीपल करके x से क्या हो गया, माइनस PA नॉट XB और प्लस क्या हो गया, PB नॉट XB हो गया। देखो XB दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं P बराबर PA नॉट, है ना, P बराबर PA नॉट माइनस XB, और ये क्या हो गया, PB नॉट माइनस PA नॉट। ये क्या होता है, वाष्पशील विलयन के लिए क्या है, राउल्ट का नियम है, जिसके अंदर अपन इसको लिख सकते हैं P बराबर PA नॉट माइनस PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB। तो ये क्या है, वाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम है। तो वाष्पशील विलयन जो होता है उसके लिए राउल्ट का नियम क्या होता है,
कि जो विलियन का या सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, Pa प्लस Pb के योग के बराबर होता है। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब होता है वो उसके जो मोल भिन्न है एक्स ए और एक्स बी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये है वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए डाल्टन का नियम। अब दूसरा जो राउल्ट का नियम था वो किसके लिए है, केवल और केवल इसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो तो क्या है, वाष्पशील है, लेकिन सॉल्यूट क्या है, अवाष्पशील है। तो दूसरा जो नियम है राउल्ट का वो क्या है, राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशन containing non volatile solute। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो, सॉल्वेंट जो हो वो क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो। सोल्यूट जो होता है वो क्या हो, नॉन वोलेटाइल, या हम कह सकते हैं अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। यानी जिसके अंदर विलयन जो होता है, सॉल्यूट क्या होता है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल हो या अवाष्पशील हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वाष्पशील को क्या बोलेंगे, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब देखो इसके अकॉर्डिंग राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो, तो उसका वाष्प दाब किसके ऊपर निर्भर करता है, केवल और केवल सॉल्वेंट के वाष्प दाब के ऊपर निर्भर करता है। सॉल्वेंट जितना वाष्प दाब लगाएगा सॉल्यूशन का उतना ही वाष्प दाब होगा, क्योंकि सॉल्यूट जो होता है उसका तो कोई वाष्प दाब होता नहीं। सॉल्यूशन के अंदर जो वाष्प दाब लगेगा वो किसका लगेगा, केवल सॉल्वेंट का ही लगेगा। तो अगर हम इसके लिए कह सकते हैं कि जो P जो होता है वो किसके बराबर होता है, Pb के बराबर होता है। जो सॉल्यूशन का जो दाब होता है, सॉरी P जो होता है वो किसके बराबर होता है, Pa के बराबर होता है, क्योंकि Pb जो होता है सॉल्यूट जो होता है उसका वाष्प दाब तो क्या होता है, 0 होता है, यानी इसका कोई वाष्प दाब नहीं होता है। Pb बराबर तो यहाँ पे क्या है, 0। तो सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, केवल P के ऊपर निर्भर करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं अपने पास है, क्योंकि Pa बराबर क्या होता है, Pa नॉट एक्स ए होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बराबर Pa नॉट एक्स ए, और x से बराबर क्या होता है, 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बराबर Pa नॉट 1 माइनस एक्स बी। तो P बराबर अपने पास आ गया Pa नॉट माइनस Pa नॉट एक्स बी। ठीक है। अब देखो अगर वाष्प दाब में जो अवनमन है वो किसके ऊपर होगा, एक्स बी के, यानी कमी होगी। जितनी मात्रा में हम वाष्पशील सॉल्वेंट है उसके अंदर जितनी मात्रा में हम सॉल्यूट मिलाते हैं उसका वाष्प दाब उतना ही कम होता जाता है। जैसे मान लो अपने पास H2S का वाष्प दाब होता है कुछ ना कुछ, और इसके अंदर हम NaCl मिलाएंगे, तो NaCl जितने ज़्यादा हम इसमें मिलाएंगे इस H2 का वाष्प दाब उतना ही कम होता जाता है, क्योंकि ये क्या है, अवाष्पशील है, H2 क्या है, थोड़ा इसका वाष्प दाब होता है। तो जितने ज़्यादा NaCl मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा ये क्या हो गया, अवाष्पशील हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर हम लिखें कि P माइनस Pa नॉट अपॉन Pa नॉट इक्वल टू क्या होता है, एक्स
बी। यहाँ पे ये जो P माइनस पी ए नोट अपॉन पी ए नोट जो है ये क्या होता है, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम ये कह सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी। यानी हमने यहाँ क्या लिखा, पी ए नोट माइनस पी ए नोट अपॉन पी ए नोट, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, एक्स बी के बराबर होता है। यानी जितना ज्यादा हम एक्स बी इसके अंदर यानी वो सॉल्यूट, जितने ज्यादा मात्रा में हम सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व करेंगे उसका वाष्प दाब उतना ही क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे अपने लिया ये 100 ग्राम क्या लिया अपने H2O लिया, इसके अंदर हमने मिलाया 20 ग्राम NaCl। तो ये जो सॉल्यूशन बना 120 ग्राम, इसके अंदर इसका वाष्प दाब क्या होगा, H2O 100 ग्राम पहले था, इसका वाष्प दाब ज्यादा था, इसका वाष्प दाब क्या हो गया, NaCl मिलाते इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम। ठीक है, अब अगर इसके अंदर 20 ग्राम की जगह हम क्या मिला दें, इसमें 40 ग्राम मिला दें तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, और ही कम हो जाएगा। तो ये वाष्प दाब में जो लोअरिंग है या वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग है वो किसके बराबर होगी, ये सॉल्यूट की मोल बिन एक्स बी के क्या होती है, बराबर होती है। तो दूसरा ये जो लो है राउल का, वो किसके लिए, नॉन वोलेटाइल या अवाष्पशील मीडियम के लिए राउल का नियम है। तो ये है वेपर प्रेशर जिसमें राउल्स के दो नियम है। फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, जो टोटल जो सॉल्यूशन का प्रेशर होता है वो Pa प्लस Pb के इक्वल होता है, और सेकंड जो होता है उसका जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, Pb के बराबर होता है। ये दो नियम किसने दिए थे, राउल्स ने दिए थे, जिसको हम कहते हैं राउल्स लो या राउल्स के नियम कहते हैं।